हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक का नाम है हमारे नैनो टेक्नोलॉजी। तो आज इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का नैनो पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का नैनो पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, परमाणविक या फिर आणविक स्तर पर पदार्थों की संरचना में परिवर्तन करके इसमें क्या किया जाता है, इसमें परमाणविक या आणविक स्तर पर पदार्थों की संरचना में परिवर्तन करके विभिन्न अनुप्रयोग विकसित किए जाते हैं। बात करें नैनो की तो नैनो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बोना। नैनो क्या हमारे एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बोना। तो तकनीकी रूप से देखें तो नैनो का तात्पर्य होता है 10⁻⁹, मतलब किसी भी चीज का 1 अरबवां हिस्सा। नैनो पैमाना क्या है, आमतौर पर 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर, मतलब 10⁹ से 10⁷ मीटर तक होता है। आप इसे याद रखेंगे। नैनो तकनीक की बात करते हैं। नैनो तकनीक शब्द सबसे पहले 1974 में जो ये शब्द है, तो ये शब्द 1974 में हमारे जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? नोरियो तानीगुची के द्वारा 1974 में पहली बार दिया गया था। विश्व में नैनो तकनीक का जनक हमारे रिचर्ड फिलिप्स फिनमैन को माना जाता है। हमारे नैनो तकनीक के जनक की बात करें तो ये जनक किसे माना जाता है? रिचर्ड फिलिप्स फिनमैन को माना जाता है। बात करें नैनो तकनीक की तो नैनो तकनीक के संबंध में 2 दृष्टिकोण काम में लिए जाते हैं। कितने? 2 दृष्टिकोण। तो दोनों दृष्टिकोण के बारे में देखें। एक दृष्टिकोण होता है हमारा टॉप टू डाउन दृष्टिकोण, दूसरा बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण। जो टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण है उसकी बात करें तो इस दृष्टिकोण में किसी बड़े पदार्थ को, इस दृष्टिकोण में क्या किया जाता है, किसी बड़े पदार्थ को तब तक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जब तक कि वह नैनो पैमाने तक ना पहुंच जाए। और दूसरा इसका उल्टा बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण में क्या किया जाता है, तो इस दृष्टिकोण में स्वतंत्र परमाणुओं या फिर अणुओं को एक विशिष्ट विन्यास में जोड़कर, तो इसमें क्या किया जाता है, इस दृष्टिकोण में स्वतंत्र परमाणुओं या फिर अणुओं को एक विशिष्ट विन्यास में जोड़कर नैनो पैमाने की संरचनाएं प्राप्त की जाती है। क्या किया जाता है? नैनो पैमाने की संरचनाएं प्राप्त की जाती है। जो टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण है ये अपेक्षाकृत सरल विधि होती है, जबकि बॉटम टू टॉप में क्या होता है, एक जटिल विधि होती है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, यह कम प्रभावी होता है, जबकि बॉटम टू टॉप क्या ज़्यादा प्रभावी होता है। टॉप टू बॉटम की बात करें तो इस विधि के प्रमुख वैज्ञानिक हमारे नोरियो तानीगुची हैं। तो इसका उल्टा बॉटम टू टॉप के प्रमुख वैज्ञानिक हमारे एरिक डक्सलर है। आप इन्हें याद रखेंगे। अब उदाहरण बात करें, इस विधि से हमारे क्या बनाया गया है, जैसे हमारे नैनो कण, नैनो पार्टिकल्स, नैनो पाउडर, ये चीज़ें बनाई गई है। तो बॉटम टू टॉप की बात करें तो इसके जरिए हमने नैनो रोबोट, कार्बन मोनो नैनो ट्यूब्स जिन्हें CNT भी कहते हैं, तो इनका निर्माण किया गया है। तो दोनों के बीच में हमने अंतर देखा, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। चित्र में देखें तो ये टॉप टू बॉटम है, ये बॉटम टू टॉप है। तो इसमें क्या एक बड़ी चीज़ है, बल्क है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में और लास्ट में हमने क्या किया, नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया। उसी प्रकार हमने बॉटम टू टॉप की बात करें तो इसे परमाणु या अणु लिए और उससे क्या उनके क्लस्टर बनाए और क्लस्टर बना के नैनो कण बनाए। तो इस तरह इसको काम में लिया जाता है। चित्र ऐसा बनाएंगे तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। बात करें नैनो तकनीक की तो नैनो तकनीक को हम भविष्य की तकनीक कहते हैं। नैनो तकनीक की बात करें तो नैनो तकनीक स्थूल जो मैक्रो है उसकी सीमाओं को पार करके नैनो क्षेत्र में प्रवेश करती है। पहले क्या मैक्रो जो कण होते थे तो वैज्ञानिक उन्हीं कणों पर कार्य करते थे, लेकिन ये इनकी सीमाओं को पार करके नैनो क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ पदार्थों के बिल्कुल नए व्यवहार सामने आते हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों ने नैनो स्तर पर परमाणु का अध्ययन करना शुरू किया तब उन्होंने पाया कि नैनो स्तर पर आने के बाद परमाणु का व्यवहार अलग होता है। नैनो स्तर पर पारंपरिक भौतिकी के नियम गौण हो जाते हैं। जो पारंपरिक भौतिकी के नियम होते हैं वो गौण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और क्वांटम नियम प्रभावी हो जाते हैं। क्या होते हैं? परंपरागत भौतिकी के नियम तो गौण हो जाते हैं और क्वांटम नियम क्या प्रभावी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पारंपरिक जो भौतिकी है इसकी सीमित क्षमता और सीमाओं को लांघा जा सकता है। नैनो स्तर पर पदार्थों के गुणों के लिए क्या, नैनो स्तर पर पदार्थों के गुणों के लिए उनकी संरचना उत्तरदायी होती है। अतः उनकी संरचना में बदलाव करके हम क्या करेंगे, उनकी संरचना में बदलाव करके पदार्थ में विशेष गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। नए नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं और पदार्थों में नए नए गुण भी उत्पन्न किए जा सकते हैं।
अब बात करें प्रमुख अवधारणाओं की, तो कुछ अवधारणाएं होती है। जैसे सबसे पहले देखें विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान, जिसमें हम सार्वभौमिक नियम और सिद्धांतों को शामिल करते हैं, वह होता हमारा विज्ञान। फिर तकनीकी किसे कहते हैं? विज्ञान का दैनिक जीवन में अनुप्रयोगी हमारा तकनीकी कहलाता है। इन प्रौद्योगिकी मतलब इंजीनियरिंग। तो विज्ञान से तकनीकी को विकसित करने की प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी कहते हैं। कि विज्ञान से हम क्या कहें? तकनीकी को विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब हम देखेंगे तकनीकी से संबंधित कौन कौन से मान की बात करें। 10⁻18 वाला मान होता है उसे एक्सा कहते हैं। 10⁻15 वाला मान होता है उसे पेटा कहते हैं। ध्यान रखना, पेंटा नहीं कहते, पेटा कहते हैं। 10⁻12 को टेरा, 10⁻9 को गीगा, 10⁻7 को पृथ्वी का व्यास भी यही है हमारे, 10⁻7, 10⁻6 मेगा, 10⁻3 किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 हमारे डेका, 10⁻−1 डेसी। ध्यान रखना, -1 तो डेसी और +1 हमारे डेका। 10⁻−2 हमारे सेंटी, 10⁻3 हमारे मिडली, 10⁻4 हमारे क्या है? कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, इनका आकार होता है। ये हम पैरामीटर बता रहे हैं आपको बीच बीच में। जैसे डेसी था 10⁻−1, तो टेनिस बॉल का आकार होता है ये डेसी, मतलब टेनिस बॉल। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो किस आकार की चीज़ें हैं। 10⁻4 मतलब कैंसर की कोशिकाएं, 10⁻5 मतलब जो बाल होता है हमारे उस मोटाई की बात कर रहे हैं। 10⁻6 मतलब माइक्रो, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, आरबीसी इसकी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, उनकी बात करें। 10⁻7 मतलब वायरस का आकार, 10⁻9 मतलब नैनो कण, डीएनए और सीएनटी के आकार, सीएनटी मतलब कार्बन नैनो ट्यूब का आकार, 10⁻10 मतलब परमाणु के आकार, 10⁻12 पिको होता है, 10⁻15 जैसे हम क्या कहते हैं? फेम्टो या फर्मी कहते हैं, ये हमारे परमाणु के नाभिक का आकार होता है, और 10⁻−18 ये हमारा एटो होता है। तो इस तरह हमने कुछ पैरामीटर्स देखे, जिन पैरामीटर्स के आधार पर हम कणों को साइज के रूप में बांटते हैं। अब हम बात करेंगे नैनो तकनीकी समय रेखा के बारे में। क्या नैनो तकनीकी समय रेखा के बारे में बात करते हैं। रिचर्ड फीनमैन के बारे में बात करें तो रिचर्ड फीनमैन ने 1959 में, अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फीनमैन ने एक व्याख्यान दिया था। व्याख्यान की बात करें, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, ये उनका व्याख्यान का विषय था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे स्वतंत्र परमाणुओं और अणुओं के साथ हेरफेर करके विज्ञान को नया आयाम दिया जा सकता है। और इनके इस भाषण ने नैनो तकनीक के क्षेत्र को प्रेरणा प्रदान की थी। जो इन्होंने भाषण दिया था, तो इस भाषण ने क्या किया? नैनो तकनीक के क्षेत्र को प्रेरणा प्रदान की। चित्र में आप रिचर्ड फीनमैन को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोरियो तानीगुची की। तो 1974 में टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे नोरियो तानीगुची। तो उन्होंने सबसे पहले नैनो तकनीक का शब्द दिया था। चित्र में आप नोरियो तानीगुची को देख सकते हैं। फिर हमारे गेर्ड बिनिंग और हेनरिक रोहरर की बात करें तो ये हमारे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। दोनों के दोनों गेर्ड बिनिंग और हेनरिक रोहरर, ये दोनों क्या थे? हमारे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। 1981 में इन्होंने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। ध्यान रखना, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ये हमारे गेर्ड बिनिंग और हेनरिक रोहरर ने। 1982 में इन्होंने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का इसका आविष्कार किया था। किसका? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। इन माइक्रोस्कोप की सहायता से परमाणु या अणु के भीतर भी देखा जाना संभव हो सका और साथ ही साथ चित्र भी लिया जा सकता है। तो इन माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या हुआ? परमाणु या अणु के भीतर तक देख पाना और चित्र लेना संभव हुआ। IBM ज्यूरिक में जो हमारे माइक्रोस्कोप के आविष्कार के लिए इन्हें 1986 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दोनों माइक्रोस्कोप खोजे थे, इसलिए 1986 का वो नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है। फिर बक्की-बॉल या बकमिस्टर फुलरिन की बात करें तो 1985 में अमेरिका के राइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 1985 में अमेरिका के राइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बक्की-बॉल या बकमिस्टर फुलरिन की खोज की और इसकी संरचना का पता लगाया। इस खोज के लिए राइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को 1996 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात करें इसकी तो इसमें कार्बन के 60 से 70 परमाणु पंचकोणीय या फिर हमारे षटकोणीय पिंजरनुमा फुटबॉल जैसी संरचना से जुड़े होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं बकमिस्टर फुलरिन को। तो इसमें हमारे पंचकोणीय और या फिर षटकोणीय की बात करते हैं, हेक्सागोन और पेंटागोन, ये हमारे पंचकोणीय षटकोणीय फलकों से मिलकर एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। उपयोग की बात करें इसकी बकमिस्टर फुलरिन की तो अति चालकता
इसका मुख्य गुण होता है, मतलब अति निम्न ताप पर ही अति चालकता दिखाते हैं। अति निम्न ताप पर कैसी अति चालकता दिखाते हैं। प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में इसको इस्तेमाल करते हैं और हल्की बैटरियाँ बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बकमिस्टर फुलरेन का चित्र है। फिर बात करें हमारे इंजिन्स ऑफ क्रिएशन। इंजिन्स ऑफ क्रिएशन की बात करें तो MIT के वैज्ञानिक थे एरिक डेक्सलर। कौन? एरिक डेक्सलर हमारे MIT के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1986 में इंजिन्स ऑफ क्रिएशन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसने आणविक नैनो टेक्नोलॉजी को विश्वविख्यात बना दिया। तो एक पुस्तक थी इंजिन्स ऑफ क्रिएशन 1986 में। तो इस पुस्तक ने क्या किया? आणविक नैनो टेक्नोलॉजी था, इसको विश्वविख्यात बना दिया। फिर आप एक बार शब्द सुनेंगे कार्बन नैनो ट्यूब, CNT। तो इसकी बात करें, ये क्या है? तो 1991 में जापान के वैज्ञानिक थे सुमियो इजिमा। कौन वैज्ञानिक थे? सुमियो इजिमा ने कार्बन नैनो ट्यूब का निर्माण किया। विवरण की बात करें तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफीन की एकल परत से निर्मित, किसकी? ग्रेफीन की एकल परत से निर्मित बेलनाकार संरचना। अगर इस परत को गोल गोल मोड़ दिया जाए तो एक बेलनाकार संरचना बनती है, जिसका व्यास नैनोमीटर पैमाने का होता है। बात करें इस नैनो ट्यूब की, तो अत्यधिक मजबूत होने के साथ साथ पर्याप्त लोचशीलता का गुण ये रखती है। ये मजबूत तो होती है, साथ ही साथ इसमें लोचशीलता का गुण भी पाया जाता है। इसमें हमारी लंबाई व्यास का अनुपात, लंबाई और इसकी व्यास का अनुपात अति उच्च होता है। जैसे हमारे 13 करोड़ 20 लाख तो इसकी लंबाई हो और इसका व्यास कितना है? केवल 1 हो। तो ये हमारे इसका अनुपात है। तो हमारे ग्रेफिन की एकल परत को मोड़ करके CNT या कार्बन नैनो ट्यूब बनाई जाती है। आगे देखें हम, तो इसके उपयोग के CNT के उपयोगों की बात करें तो इसका उपयोग बहुलोकों के निर्माण में, फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, भूकंप रोधी मकान बनाने में, पवन चक्की की ब्लेड में, जल शुद्धिकरण में, तो इस तरह बहुत सारी जगह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नैनो प्रौद्योगिकी के आधारित उत्पाद। सन 2000 में नैनो प्रौद्योगिकी आधारित बहुत सारे उत्पाद बाजार में आए थे। जैसे हमारे एक आए थे गोल्फ बॉल्स। तो ग्रेफिन की कोटिंग से युक्त, किससे? ग्रेफिन की कोटिंग से युक्त जो गोल्फ बॉल थी, ये हवा में कम से कम लहराती थी। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया सन 2000 के आसपास। हल्के और मजबूत टेनिस रैकेट, तो कार्बन नैनो ट्यूब से निर्मित हल्के और मजबूत टेनिस रैकेट, जिनमें क्या मजबूती के साथ साथ लोचशीलता भी होती थी। फिर आते थे स्क्रैच प्रूफ, तो ऑटोमोबाइल्स बम्पर, ये भी हमारे आए थे। नैनो सिल्वर एंटी बैक्टीरियल मोजे, मतलब ऐसे मोजे जिनमें क्या दुर्गंध नहीं आती थी, बदबू नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि इसमें सिल्वर के गुण होते थे। तो ये कैसे होते थे? दुर्गंध रहित मोजे। फिर 2006 में हमारे नैनो कार आ जाती है। ये वो वाली कार नहीं है, टाटा की नैनो कार नहीं है। ये 2006 में अमेरिका के राइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जेम्स टूर ने क्या किया? नैनो कार का निर्माण किया। तो इसमें 4 बक्की बॉल काम में ली। इसमें 4, जैसे 1, 2, 3 और 4 बक्की बॉल काम ली, और या फिर बकमिस्टर फुलरेन काम में लिया। तो और एक क्या कर ली? नैनो कार बना दी। जैसे इनको जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया ऐसे करके, और एक नैनो कार बना दी। एक बहुत छोटी सी कार। अब आप सोचेंगे ये कार चलती कहाँ? ये हमारे रक्त में गति करने में सक्षम होती है, मतलब हमारे ब्लड में आसानी से चल सकती है। ये नैनो कार है। अब हम देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग, नैनो टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ काम में लिया जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग की बात करें तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ काम आ सकती है। देखें, पहले आता नैनो पोरस जियोलाइट। तो मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने और मृदा प्रदूषकों को अवशोषण करने में हमारे नैनो पोरस जियोलाइट काम आ सकता है। क्या? मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने और मृदा प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए नैनो पोरस जियोलाइट काम आ सकता है। फिर आता है नैनो कैप्सूल। नैनो कैप्सूल की बात करें तो स्मार्ट कीटनाशी के रूप में, स्मार्ट कैप्सूल की बात करें तो स्मार्ट कीटनाशी के रूप में जो हमारे वांछित जगह पर अवांछित कीटों को ही नष्ट कर सकता है। कि वांछित जगह पे क्या अवांछित कीटों को नष्ट करता है कौन? नैनो कैप्सूल। फिर नैनो सेंसर, मृदा के प्रदूषण और क्षरण के सूचक के रूप में नैनो सेंसर काम आते हैं कि मृदा कितनी प्रदूषित है, कितनी खराब है, या फिर उनका क्षरण हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, तो इसको पता लगाने के लिए नैनो सेंसर काम आते हैं। उन्नत किस्में, तो नैनो तकनीक के माध्यम से हम उन्नत किस्मों का विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नैनो तकनीक के माध्यम से हम उन्नत किस्मों का विकास कर सकते हैं। फिर आता हमारा नैनो यूरिया। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड, मतलब इफ्को के द्वारा यह हमारा नैनो यूरिया विकसित किया गया। नैनो लिक्विड यूरिया, यह क्या है? विश्व का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड है जिसकी उच्च क्षमता, मतलब 80% तक क्षमता, मतलब नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है 80% तक, और न्यूनतम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। यह परंपरागत यूरिया से सस्ता होता है
और किसानों की आय को बढ़ाता है, पर्यावरण के अनुकूल भी है, फसल उत्पादकता बढ़ाता है और पोषण मूल्य में भी सुधार करता है। तो हमारा नैनो यूरिया है, काफ़ी ज़्यादा विकसित है, तो इफ्को के द्वारा विकसित किया गया भारत के। दूसरा क्षेत्र देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में हमारे नैनो तकनीक के अनुप्रयोग। इसके औद्योगिक क्षेत्र में नैनो तकनीक के अनुप्रयोग की बात करें तो नैनो वर्णक की बात करें तो अधिक स्थायी और कम हानिकारक रंगों के निर्माण में नैनो वर्णक काम आते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब CNT तो मजबूत टेनिस रैकेट बनाने में, भूकंपरोधी इमारतों में, पवन चक्की की ब्लेड में और जल शुद्धिकरण में हमारे कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नैनो कंपोजिट तो फूड पैकेजिंग उद्योग में, कंप्यूटर की चिप बनाने में, वाहनों के कलपुर्जे जैसे हमारे स्क्रैच प्रूफ बम्पर, फ्यूल टैंक, इंजन, ये सब बनाने में हमारे नैनो कंपोजिट काम आते हैं। नैनो फिल्टर तो वाहनों से निकलने वाले धुएं से जो प्रदूषणकारी सूक्ष्म कण होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए नैनो फिल्टर लगाए जाते हैं। क्या वाहनों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं तो धुएं से प्रदूषणकारी सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने के लिए नैनो फिल्टर लगाए जाते हैं। फिर नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल तो टेक्सटाइल उद्योग में दुर्गंध रहित कपड़े बनाने में नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल का इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक उद्योग तो सन स्क्रीन जो क्रीम होती है वो बनाने में हमारे नैनो कण काम आते हैं। नैनो ग्लू उच्च ताप पर भी असरदार नैनो ग्लू बनाने में बनाई जाती है। क्या नैनो तकनीक का उपयोग करके हम नैनो ग्लू बनाते हैं जो उच्च ताप पर भी असरदार नैनो ग्लू बन जाता है। फिर बात करें नैनो स्नीफर की बात करें तो नैनो स्नीफ टेक्नोलॉजी द्वारा ये विकसित है। यह 10 सेकंड से भी कम समय में नैनोग्राम मात्रा के विस्फोटक का पता लगा लेता है। यह हमारा माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ये MEMS है, इस पे आधारित है और 100% मेड इन इंडिया उत्पाद है। क्या माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, MEMS इस तकनीक पे आधारित है और 100% भारत के द्वारा बनाया गया नैनो स्नीफर। बात करें हमारे रिंकल फ्री एंटी स्टेन टेक्सटाइल तो ऐसे कपड़े बनाने में जिनमें रिंकल मतलब सलवटें नहीं पड़ती हो और एंटी स्टेन मतलब दाग रहित मतलब इन पे दाग भी नहीं पड़ते हो। फिर आता हमारे UV ब्लॉकिंग टेक्सटाइल तो ऐसे कपड़े बनाने में जो पराबैंगनी किरणों को रोक सके। या ऐसे कपड़े बनाने में जो हमारे पराबैंगनी किरणों को रोक सके। अब देखेंगे हम तीसरा स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो तकनीक के अनुप्रयोग। क्या स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे नैनो तकनीक का अनुप्रयोग देखें तो हमारे बुद्धिमान औषधियाँ मतलब इंटेलिजेंट जो मेडिसिन, ये स्मार्ट ड्रग्स की बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी कहा जाता है। जो स्मार्ट ड्रग्स होती है तो इन्हें क्या कहा जाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी कहा जाता है। ये क्या करती है केवल प्रभावित ऊतकों और कोशिकाओं पर ही असर करती है, जिससे क्या दुष्प्रभाव न्यूनतम होगा और प्रभावशीलता बढ़ती है। तो इससे क्या दुष्प्रभाव तो न्यूनतम होता है और प्रभावशीलता बढ़ती है। फिर नैनो तकनीक आधारित सर्जरी की बात करें तो कोशिकीय स्तर पर शल्य चिकित्सा इससे संभव होगी। नैनो तकनीक से क्या होगा कोशिकीय स्तर पर शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन होते हैं वो संभव हो पाएंगे, जिससे क्या होगा ब्लड लॉस मतलब रक्तहास और संक्रमण का खतरा कम से कम होगा। फिर बात करें वाउंड हीलिंग मतलब घाव भरने की तो घाव भरने की बात करें तो हीमोफीलिया और या फिर ब्रेन हेमरेज की स्थिति में या हीमोफीलिया या ब्रेन हेमरेज की स्थिति में व्यक्ति में ऐसे कण नैनो कण प्रविष्ट करवाए जाएंगे जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करेंगे। तो हीमोफीलिया या ब्रेन हेमरेज की स्थिति में क्या होगा व्यक्ति में ऐसे नैनो कण प्रविष्ट करवाए जाएंगे जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करेंगे। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्टार्च आधारित नैनो मटेरियल हीमोस्टेट विकसित किया है। ध्यान रखना हीमोस्टेट क्या है नैनो आधारित जो मटेरियल है जो हमारे घाव भरने में काम आता है। फिर आता हमारा बायो नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। क्या बायो नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो ये विशेष प्रकार के नैनोबॉट्स या रोबोट्स होते हैं जिन्हें बिना चीरफाड़ के ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। क्या जिन्हें बिना चीरफाड़ करके ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करवाकर वांछित तक और कोशिका को उपचारित किया जा सकता है। जो हमारे अंदर का कोई कोशिका हो या उत्तक हो उसको उपचारित किया जा सकता है इसके माध्यम से बायो नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के माध्यम से। फिर कैंसर थेरेपी की बात करें तो क्वांटम डॉट्स के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का पता लगाया जाता है। क्या क्वांटम डॉट्स के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं का पता लगाया जाएगा। फिर नैनो रोबोट के द्वारा कैंसर कोशिकाओं को सटीकता से नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे अनुप्रयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब हम देखेंगे सूचना और संचार के क्षेत्र में नैनो तकनीक का उपयोग। तो नैनो चिप या नैनो सर्किट बनाने में तो नैनो तकनीक आधारित नैनो चिप और नैनो सर्किट का आकार बहुत छोटा होगा और इसकी दक्षता बहुत बड़ी उच्च होती है। फिर ग्रेफिन और कार्बन नैनो ट्यूब की बात करें तो इसके उपयोग से हम फ्लेक्सिबल, बेंडेबल,
फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बना सकते हैं। जो हमारी स्क्रीन आती है, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, अब कैसी आ रही है हमारे, फ्लेक्सिबल आ रही है, बेंडेबल आ रही है, फोल्डेबल आ रही है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना पाएंगे। अब हम बात करें क्वांटम कंप्यूटर की, तो नैनो तकनीक का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। नैनो तकनीक का उपयोग क्या है, क्वांटम कंप्यूटर में किया जा रहा है। फिर क्वांटम लेजर की बात करें तो सामान्य लेजर की तुलना में अधिक प्रभावी और सटीक क्वांटम लेजर बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो तकनीक के अनुप्रयोग की बात करें तो नैनो तकनीक आधारित जो सोलर सेल है, क्या नैनो तकनीक आधारित सोलर सेल की बात करें तो ग्रेफीन की सहायता से नैनो तकनीक आधारित सोलर सेल का निर्माण किया जा सकता है, जिसकी आवेश धारण क्षमता उच्च होती है। जिसकी क्या आवेश धारण क्षमता उच्च होती है। फिर सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल पर ऐसे नैनो कणों की कोटिंग या पेंट किया जाएगा जो क्या है, हमारे धूल और जल प्रतिकर्षी हो, मतलब जिसपे न तो धूल इकट्ठी होगी न ही जल रुकेगा, और अधिकतम सौर विकिरणों का यह अवशोषण कर पाएगी। फिर नैनो बल्ब की बात करें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे CSIR कहते हैं, इसके वैज्ञानिकों के द्वारा LED बल्ब से भी उच्च दक्षता वाले नैनो बल्ब बनाए जा रहे हैं। क्या LED बल्ब जो होते हैं हमारे घरों में काम में लिए जाते हैं, उससे भी ज़्यादा उच्च दक्षता वाले नैनो बल्ब बनाए जा रहे हैं। फिर हाइड्रोजन के भंडार की बात करें, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भंडारित करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा माना जाता है। तो इसको भंडारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्बन नैनो ट्यूब्स का। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो नैनो सिरेमिक मटेरियल है, इसका उपयोग करके सुरक्षित और सस्ते परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। किसके माध्यम से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो नैनो सिरेमिक मटेरियल है, इनका उपयोग करके सुरक्षित और सस्ते परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। फिर बात करें मैं पर्यावरण के क्षेत्र में नैनो तकनीक का उपयोग, तो इसके जरिए हम क्या बना रहे हैं, नैनो फिल्टर्स। तो IIT मद्रास और BHU के द्वारा, किसके द्वारा, IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित हमारे नैनो फिल्टर्स, जो हमारे नैनो स्तर के प्रदूषक कणों के निस्पंदन मतलब फिल्टर में सक्षम है। हमारे जो नैनो स्तर के जो प्रदूषक कण हैं उनके निस्पंदन में सक्षम है। इनका उपयोग वाहनों उद्योगों में, इनका उपयोग क्या वाहनों और उद्योगों में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में किया जा सकता है। फिर नैनो फिल्टर की बात करें और नैनो झिल्ली की बात करें, दो चीज़ होती है, नैनो फिल्टर, नैनो झिल्ली। तो जल के निस्पंदन मतलब फिल्टर और उपचारण में हमारे जो RO लगे होते हैं घरों के अंदर, उसमें नैनो फिल्टर, नैनो झिल्लियाँ लगी होती है। फिर नैनो सेंसर या संसूचन की बात करें, नैनो सेंसर या संसूचन की, तो जल, वायु और मृदा में, कि जल, वायु और मृदा में प्रदूषण के स्तर की जानकारी देने के लिए नैनो सेंसर या संसूचन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नैनो मैग्नेट्स, तो जल, वायु और मृदा में, नैनो मैग्नेट्स की बात करें, जल, वायु, मृदा में से क्या प्रदूषक कणों को निष्कर्षण या अलग करने में हमारे नैनो मैग्नेट्स काम आते हैं। फिर नैनो पोरस जियोलाइट, मृदा से प्रदूषक कणों को अवशोषित करने के लिए, क्या मृदा से प्रदूषक कणों को अवशोषित करने के लिए नैनो पोरस जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर TiO2 मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, तो ये वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स है, इनका इस्तेमाल हम वायु प्रदूषण को कम करने में करते हैं। पेपर टॉवल या नैनो टॉवल की बात करें तो पोटेशियम मैग्नीज हाइड्रोक्स ऑक्साइड के नैनो धागों से बना नैनो फैब्रिक, तो ये क्या करता है, तेल का रिसाव होने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तेल का रिसाव हो तो पेपर टॉवल या पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड से बने हुए नैनो टॉवल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्या करता है, ये अपने वजन का 20 गुना तक तेल अवशोषित कर सकता है। अब हम देखेंगे नैनो तकनीक से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां, चैलेंजेस है, उनके बारे में देखें। तो नैनो तकनीक से संबंधित चुनौतियां या चैलेंजेस या कंसर्न की बात करें तो पहला कंसर्न या चुनौती आती है कि पदार्थ के परमाणु स्तर या आणविक स्तर पर पहुंचना बहुत ज़्यादा जटिल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि परमाणु के स्तर पर या फिर आणविक स्तर पर पहुंच के कोई कार्य करना। फिर पदार्थ के परमाणु स्तर पर जाकर पदार्थ की संरचना में बदलाव के लिए अत्यधिक बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि यदि आप परमाणु के स्तर पर जाके पदार्थ की संरचना में बदलाव करते हो तो इसमें क्या बंधन ऊर्जा की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और ऐसे नैनो असेंबलर्स का निर्माण करना जो हमारे नैनो स्तर पर परमाणुओं का सटीकता से पृथक्करण करे, समेकन करे, ये एक तरह की चुनौती का काम होता है। ऐसे नैनो असेंबलर्स का निर्माण करना चुनौतीपूर्ण होता है, जो क्या है
नैनो स्तर पर जाकर परमाणुओं का सटीकता से पृथक्करण करे या फिर समेकन कर सके। फिर बात करें मैं नैनो तकनीक को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। क्या नैनो तकनीक को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। फिर नैनो तकनीक को विकसित करने के लिए लागत अत्यधिक उच्च आती है। क्या नैनो तकनीक को विकसित करने के लिए लागत क्या अत्यधिक उच्च आती है, बहुत पैसा ज़्यादा लगता है। फिर ग्रे गो की समस्या की बात करें तो नैनोबॉट्स के द्वारा स्वप्रतिकृतिकरण मतलब अपने जैसे और बना लेने की क्षमता विकसित कर लेना अत्यधिक भयावह होता है। क्यों? क्योंकि हम यदि नैनोकण बनाएंगे तो वो ठीक है, लेकिन नैनोकण खुद नए नैनोकण का निर्माण करें वो ठीक नहीं है। इसे हम कहते हैं ग्रे गो की समस्या, कि जिसे हम बनाएं वही खुद को एक और बना ले। फिर नैनो लिटर बग की बात करें या नैनो अवशेष की बात करें तो वे नैनोकण जिनका प्राकृतिक अपघटन संभव नहीं है उन्हें नैनो लिटर बग या नैनो अवशेष कहते हैं। तो प्रकृति में ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ऊपर से दिखते और नहीं है। फिर कुछ देशों का प्रभुत्व है। अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश नैनो तकनीक में बहुत आगे हैं, जिससे क्या अपार संभावनाओं वाली इस तकनीक पर कुछ देशों का प्रभुत्व हो सकता है। जैसे वो पेटेंट करा लेते हैं, उनके पास ही क्वांटम कंप्यूटर है, तो ये क्या तकनीक में बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर छिपे खतरे की बात करें तो नैनो तकनीक से अनेक छिपे हुए खतरे भी संभव है। क्यों? क्योंकि नैनो तकनीक के अनुप्रयोग के दूरगामी प्रभाव पूरी तरह से पता नहीं है। क्यों? क्योंकि नैनो तकनीक के जो अनुप्रयोग के जो दूरगामी प्रभाव है ये पूरी तरह से अभी पता नहीं है। फिर आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो इसमें इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ दुरुपयोगों संभावनाएं देखी जहाँ पे हमारे नैनो तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है या फिर जो वहाँ समस्याएं आती है। फिर जेनोबॉट्स की बात करें, इनकी जेनोबॉट्स की बात करें तो अमेरिका के टफ्ट्स और वॉरमोंट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा अमेरिकी मेंढक की स्टेम सेल की कोशिकाओं से क्या अफ्रीकी मेंढक की स्टेम सेल की कोशिकाओं से विकसित एक रोबोट है जिसे जेनोबॉट्स कहा जाता है। और किसने निर्मित किया है? अमेरिका के टफ्ट्स और वॉरमोंट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। यह विश्व का पहला जीवित रोबोट है जो हमारे स्व प्रतिकृतिकरण कर सकता है, मतलब अपने जैसा खुद एक और बना सकता है, यानी अपने ही अनेक रोबोट स्वयं बना सकता है, अपने जैसे अनेक रोबोट क्या खुद बना सकता है। यह क्षति के बाद स्वयं को ठीक करने में सक्षम है। यह क्या क्षति के बाद क्या स्वयं को ठीक करने में सक्षम है, मतलब इसको नुकसान हो जाए तो खुद ही खुद को ठीक कर लेता है। एक साथ समूहों में काम कर सकते हैं जेनोबॉट्स। इनका पुनरुत्पादन का तरीका इनके क्या पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन का तरीका जानवरों और पौधों से अलग है। इनका क्या पुनरुत्पादन या रिप्रोडक्शन का तरीका क्या जानवरों और पौधों से अलग है। इनका आकार क्या 1 मिलीमीटर से भी कम है। इनका आकार क्या हमारे 1 मिलीमीटर से भी कम है। इन्हें पहली बार 2020 में बनाया गया था। अब हम बात करेंगे भारत के नैनो मिशन के बारे में। नैनो मिशन इन इंडिया की बात करें तो भारत में 2001 से 2006 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा नैनो विज्ञान और तकनीकी पहल की शुरुआत की गई थी। कब? 2001 से 2006 के दौरान। फिर बात करें नैनो विज्ञान और तकनीकी मिशन की तो नैनो विज्ञान तकनीकी मिशन NSTM की, तो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 2007 में नैनो विज्ञान और तकनीकी मिशन की शुरुआत की गई थी। तो हमारे नैनो विज्ञान और तकनीकी मिशन को हमने 2 चरणों में बनाया था, मतलब 2 चरणों में इसको शुरू किया गया था। पहला चरण हमारे 2007 से 2012 के लिए था और दूसरा चरण 2012 से आगे के लिए था। 2007 से 2012 मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाया गया था, जिसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ का बजट का आवंटन किया था। सरकार ने क्या किया था? 1000 करोड़ के बजट का आवंटन किया था इसके लिए। दूसरे चरण की बात करें तो इसके लिए सरकार ने 650 करोड़ का बजट का आवंटन किया था। बात करें भारत की तो भारत में NSTM मतलब नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन की बात करें तो इसके तहत 64 मिशन मोड परियोजनाएं 64 मिशन मोड परियोजनाएं संचालित की गई। इसी के दौरान 23,000 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए थे। क्या? 23,000 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए थे इसी के दौरान। भारत की बात करते हैं, भारत नैनो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में रिसर्च पेपर प्रकाशन में विश्व में तीसरे स्थान पे आ गया है, क्योंकि पहले स्थान पे तो अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे कौन? भारत आ गया है। तो हमारे NSTM की बात करें, नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन की बात करें तो NSTM के तहत भारत ने जर्मनी, जापान, रूस, इटली आदि देशों के साथ मिलकर NST मतलब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। क्या है? नैनो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा दिया नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। नैनो विज्ञान और
नैनो तकनीकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या नैनो विज्ञान और नैनो तकनीकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे इनकॉनसेट कहते हैं। क्या इनकॉनसेट कहते हैं? 2020 मार्च 2020 में कलकत्ता, भारत में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया? मार्च 2020 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो भारत के द्वारा नैनो मिशन परिषद का स्थापना भी की गई है। किसकी? नैनो मिशन परिषद की स्थापना की गई है। तो NSTM मतलब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की नोडल एजेंसी के रूप में, क्या नोडल एजेंसी के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इसके क्रियान्वयन के लिए, क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इसके क्रियान्वयन के लिए नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया? नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया है। नैनो मिशन परिषद की सहायता के लिए 2 सलाहकारी समूह भी बनाए गए। क्या? 2 सलाहकारी समूह बनाए गए। पहला समूह हमारे नैनो विज्ञान और सलाहकारी समूह या नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह, जिसे NSAG या नैनो साइंस एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं। दूसरा नैनो अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी सलाहकारी समूह, जिसे हमारे नैनो एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप या NATAG कहते हैं। तो 2 समूह है। फिर बात करें नैनो मिशन परिषद के अध्यक्ष भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव है। इन्हें भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक या पिता माना जाता है। तो हमारे CNR राव को भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का पिता या जनक माना जाता है। बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की, तो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब नैनो विज्ञान और तकनीकी मिशन के क्या उद्देश्य रहे? पहला उद्देश्य आता है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास करना। दूसरा उद्देश्य आता है NST मतलब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे कार्यरत संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। NST के क्षेत्र में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के बीच की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, मतलब निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक निजी सहभागिता है PPP, इसको प्रोत्साहन देना। NST के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। क्या? NST के क्षेत्र में हमारे विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना। NST के क्षेत्र में मानव संसाधन का कौशल विकास और प्रशिक्षण देना। NST के क्षेत्र में क्या करना? मानव संसाधन का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण देना। NST के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के विकास के लिए, क्या NST के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के विकास के लिए अकादमी इंडस्ट्री सहभागिता को प्रोत्साहन देना। क्या? अकादमी इंडस्ट्री सहभागिता को प्रोत्साहन देना। NST के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्या? NST के क्षेत्र में क्या करना? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो हमने ये 7 उद्देश्य देखे NST के। अब हम देखेंगे NSTM के तहत स्थापित कौन कौन से उत्कृष्टता केंद्र हैं। तो NSTM के तहत भारत में 14 संस्थाओं में 19 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। क्या किए गए? 14 संस्थानों में 19 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। जैसे हमारे नैनो विज्ञान के लिए तो 11 उत्कृष्टता केंद्र, नैनो तकनीक के लिए 7, पदार्थ विज्ञान के लिए 1 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। जो हमारे 19 उत्कृष्टता केंद्र है, तो इनमें से कुछ प्रमुख केंद्र कहाँ है? IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT BHU, IISc बेंगलोर, TIFR बॉम्बे। तो ये हमारे कुछ 19 उत्कृष्टता केंद्रों में से कुछ है ये। अब हम देखेंगे नैनो तकनीक के क्षेत्र में अन्य संस्थाएं कौन कौन सी कार्यरत है, उनके बारे में बात करें तो हमारे CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मतलब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, और INST मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये हमारे मोहाली पंजाब में है। तो ये दोनों संस्थाएं क्या है? नैनो तकनीक के क्षेत्र में कार्य करती है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नैनो पदार्थों की, जिसमें हमारा पहला आता है ग्रेफिन। ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफिन क्या है? हमारे कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। संरचना की बात करें तो षटकोणीय वलयनुमा संरचना 2D संरचना होती है। ये मजबूत और लोचशील होता है। ग्रेफिन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ताप और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या? ताप और विद्युत का सुचालक होता है। उपयोग की बात करें, इसका उपयोग हमारे सोलर सेल बनाने में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोल्डेबल डिस्प्ले बनाने में, केबल तार बनाने में, केवलार बनाने में, तो इनमें हमारे ग्रेफिन का उपयोग किया जाता है। फिर आता CNT मतलब कार्बन नैनो ट्यूब की बात करें तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफिन की एकल परत से निर्मित बेलनाकार संरचना जिसका व्यास नैनोमीटर पैमाने का होता है, वह हमारे कार्बन नैनो ट्यूब कहलाती है। अत्यधिक मजबूत होने के साथ साथ पर्याप्त लोचशीलता का गुण भी रखती है। इसमें लंबाई और व्यास का अनुपात अति उच्च होता है, मतलब 13 करोड़ 20 लाख तो इसकी लंबाई हो और 1 इसका व्यास हो, ये देख सकते हैं आप, बाल से भी बारीक। उपयोग की बात करते हैं, इसका उपयोग बहुलक बनाने में, फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले बनाने में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, भूकंप रोधी मकान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फिर आता बकमिस्टर फुल रिंग। बकमिस्टर फुल रिंग की बात करें तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप फुल रिंग का सबसे सामान्य रूप है। इसमें कार्बन के 60 से 70 परमाणु पंचकोणीय या षटकोणीय पिंजरनुमा फुटबॉल जैसी संरचना से जुड़े होते हैं। ये एक कठोर पदार्थ है। इसके उपयोग की बात करें तो इसमें अति चालकता का गुण पाया जाता है, मतलब अति निम्न ताप पर अति चालक होते हैं। प्राकृतिक जो गैसों के शुद्धिकरण में इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की बैटरियां बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें हमारे चौथा क्वांटम डॉट्स, परीक्षा में कई बार आ जाता है क्वांटम डॉट्स की। तो अर्धचालक के कणों का आकार अत्यधिक छोटा कर दिया जाए, जैसे अर्धचालक होते हैं तो अर्धचालकों के कणों का आकार क्या अत्यधिक छोटा कर दिया जाए तो उसमें विशिष्ट प्रकाशिक मतलब ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें क्या विशिष्ट प्रकाशिक और इलेक्ट्रॉनिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये नैनो आकार के कण क्या कहलाते हैं, हमारे क्वांटम डॉट्स कहलाते हैं। और इनका सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण हमारा MIT के वैज्ञानिकों के द्वारा 1993 में किया था, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, हमारे सोलर सेल में कैंसर थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब परीक्षा में कुछ इससे संबंधित आता है क्या कि नैनो पदार्थों की कुछ पीढ़ियां या फिर नैनो प्रौद्योगिकी की कुछ पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के बारे में बताइए। तो हम ये बताएंगे आपको कि नैनो प्रौद्योगिकी को 4 पीढ़ियों में बांटा गया है। कितनी? 4 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी की बात करें तो यह सन 2000 में शुरुआत हुई थी। इसकी विशेषता है क्यों? क्योंकि इसमें निष्क्रिय नैनो पार्टिकल्स या स्ट्रक्चर्स पे आधारित ये पीढ़ी है। इसके अंतर्गत हमने नैनो पार्टिकल्स, कंपोजिट्स, नैनो कोटिंग, नैनो पॉलीमर्स इनका निर्माण किया था। दूसरी पीढ़ी की बात करें नैनो प्रौद्योगिकी की दूसरी पीढ़ी तो सन 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स मतलब सक्रिय नैनो संरचना पर आधारित है। इसके अंतर्गत नैनो सेंसर, नैनो ड्रग्स दवाएं, 3D ट्रांजिस्टर्स इनका निर्माण किया गया था। फिर नैनो तकनीक की तीसरी पीढ़ी की बात करें तो इसकी शुरुआत हमारे सन 2010 के अंदर की गई थी। तो विशेषता की बात करें तो सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स पर आधारित है। ये क्या सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स पर आधारित है। इसके अंतर्गत हमने क्या नैनो रोबोट्स, 3D नेटवर्किंग इन सब का निर्माण किया था तीसरी पीढ़ी के अंदर, जो 2010 में शुरू हुई थी। चौथी पीढ़ी की बात करें 2015 में शुरू हुई है और अभी भी यही चल रही चौथी पीढ़ी। इसके अंतर्गत हम आणविक नैनो सिस्टम्स पर आधारित ये पीढ़ी है। इसके अंतर्गत हम एटॉमिक डिजाइंस, मॉलिकुलर डिवाइसेस इनका निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश की, इसकी पीढ़ियों के बारे में जानने की कोशिश की, इसके अनुप्रयोग के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।